सो वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पार्ट 2। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बैलेंसिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जोड़ के थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस रिकॉल हमने जो प्रीवियस पार्ट में किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी के पहले क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आप सबको इस चीज पता है कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो पहली रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड which is in aqueous state combines with barium iodide which gives potassium iodide and barium chloride। तो यहीं पे करते हैं इसको स्टार्ट। potassium bromide, potassium is K and bromide is Br, the formula becomes KBr plus barium iodide that is BaI2, barium iodide। याद है फॉर्मूला कैसे लिखने थे हमें? barium present in +2 state, iodide -1, so when we cross multiply we get barium iodide, give rise to potassium iodide Ki plus barium bromide BaBr2। जल्दी से यहां पर एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, सो यू मस्ट हैव डन बाय नाउ। तो देखते हैं जल्दी से। पोटेशियम K, 1 atom, potassium 1 atom here, already balanced। ब्रोमीन सिंगल एटम, बट हेयर हमारे पास ब्रोमीन कितने हैं? 2। सो टू बैलेंस इट व्हाट विल हैव टू डू, वी विल हैव टू ऐड 2 इन फ्रंट ऑफ KBr। अब जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया, पोटेशियम से 2 मल्टीप्लाई हुआ, सो टू पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। सो पोटेशियम इज बैलेंस, ब्रोमीन इज बैलेंस। नाउ बेरियम 1 एटम, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2। सो ये हो गया हमारी रिएक्शन बैलेंस। वही पुराना तरीका, एक एक एटम उठाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, एंड वी विल गेट आवर कंप्लीट रिएक्शन। नाउ अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3, गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए बैलेंस करने से पहले बताएंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसमें? 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो कैसी रिएक्शन थी ये? यस, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। करेंगे बैलेंस। जिंक 1 एटम, जिंक 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ पर? 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2। सो ऑल एंड ऑल रिएक्टेंट साइड भी 3 और प्रोडक्ट साइड भी 3। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया था जिसके अंदर रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्या है? बैलेंस। सो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई नंबर लगाना है, दीज आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दैट इज हाइड्रोजन। जब भी बेटा आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो आपको H एटम नहीं लिखना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैसियस। गैस का मतलब वो H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। देन वी हैव क्लोरीन Cl2, गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। नाउ जल्दी से इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, हाइड्रोजन 1, सो क्या लग जाएगा यहाँ पर आगे? 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन ऑलरेडी हमारे पास कितने हो गए अब? 2। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस। अब बस थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसे। रीजन इज अब हम इतनी बैलेंसिंग सीख चुके हैं कि अब हमें हर एक स्टेप के लिए बार बार करने की नीड नहीं है। लास्ट वन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक। अब ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है बेटा जिनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज रिटन एज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कुछ ऐसे एसिड है बेटा जिनके अंदर आपको डायरेक्टली नेम ना दिखे, उसके कॉमन नेम से बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इट गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg plus HCl give rise to मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज कर रहा है ये? हाइड्रोजन गैस। चलिए फटाफट से इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम कितने एटम्स है? 1, मैग्नीशियम हेयर आल्सो 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। तो हमें याद है क्या चेंज करना है इसको? सिर्फ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या लगा दिया यहाँ पर? 2। नाउ द क्लोरीन बिकम्स 2, क्लोरीन इज ऑलरेडी 2। तो जब तक रिएक्टेंट साइड के सारे एटम्स
प्रोडक्ट साइड के सारे एटम्स के इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम उसको रिएक्शन को बैलेंस नहीं मानेंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से अब यहां तक का जो हमारा पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे चैप्टर का, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन वर्ड्स के अंदर ही इनका मीनिंग छुपा बेटा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जब हम बात करते हैं बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, सो दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, एक्सो एंड थर्मिक, एंडो एंड थर्मिक। एक्सो एंडो हम बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस केस में एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। सो वहीं से मतलब निकल जाता है, एक्सो मींस आउट, एंडो मींस इन। एक्सो मींस आउट एंड एंडो मींस इन। वेयर थर्म वर्ड, जो थर्मिक वर्ड है बेटा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट। किससे रिलेटेड है? हीट। अगेन हियर आल्सो थर्मिक वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। तो सिंपल सी डेफिनेशन मिलती है, एक्सोथर्मिक द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आउट, एंडोथर्मिक इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इनसाइड। जहां पर हीट को अंदर एब्सॉर्ब किया वो एंडोथर्मिक, जहां पर हीट बाहर रिलीज हुई दे आर द एक्सोथर्मिक। यहां तक बात समझ आ गई? अब इस केस में होता क्या है बेटा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज आती है दो वर्ड्स, सिस्टम और सराउंडिंग। इन दो वर्ड्स के ऊपर इन क्वेश्चंस के अंदर काफी सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं, एक्सोथर्मिक एंड वी हैव द एंडोथर्मिक। इस चैप्टर में हम 9th में भी बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं बट हम सराउंडिंग्स के बारे में। सो दो वर्ड आएंगे हमारे पास, सिस्टम एंड द सेकेंड इज सराउंडिंग। सिस्टम क्या है बेटा? जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिस्टम, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। हमारे पास एक बीकर है इन विच वी हैव फ्यू रिएक्टेंट्स, जिसमें क्या है कुछ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट हम स्टडी कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सिस्टम। ये जो बाकी सारा आसपास का एरिया वो हमारे लिए क्या बन गया? सराउंडिंग। दिस इज द सिस्टम एंड रेस्ट इज सराउंडिंग। अब अगर यहां से हीट बाहर निकल रही है, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर, तो किस टाइप की वो रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और बीकर है बेटा, इसमें हीट अंदर आ रही है, हीट क्या हो रही है? अंदर एब्सॉर्ब हो रही है, तो किस टाइप की रिएक्शन? एंडो। पर यहां पर सोचने वाली बात क्या है बेटा, अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो जाएगी कहां? सिस्टम से हीट अगर कहीं जाएगी तो वो कहां जाएगी? सराउंडिंग में। तो सिस्टम का खुद का टेम्परेचर तो क्या हो गया? डाउन। सो इन एक्सोथर्मिक केस हम क्या बात करते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। किसका डिक्रीज हो रहा है? सिस्टम का। पर जब सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। ये सीबीएसई बहुत ज्यादा खेलती है बेटा इन वर्ड्स पे, कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? हम सोचते टेम्परेचर बढ़ा, हीट आई होगी, पर अब हीट गई कहां? सराउंडिंग में। तो यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर कम, सिस्टम से हीट बाहर गई, हीट बाहर गई तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक? देखो, हीट अंदर आई, कहां पे अंदर आई? सिस्टम में आई। कहां से आई? सराउंडिंग से आई। तो यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो तो इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। कहां से आई है हीट? सराउंडिंग से आई है, तो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर आपसे किसका पूछा गया है? सिस्टम का पूछा गया है या सराउंडिंग का? सिस्टम का पूछा है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का पूछा गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दीज आर द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमसे पूछा गया इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द रिएक्शन फर्स्ट। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन बेटा हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इट गिव राइज टू CO2। हम सबको पता है कार्बन जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? CO2। और जब भी CO2 बनाएगा तो साथ ही साथ क्या निकलेगी यहाँ पर? हीट।
अब देखो क्या हो रहा है, हीट रिलीज आउट हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज आउट। और जब भी हीट रिलीज आउट होगी तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या मानते हैं हम, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इस पे पहले बात करेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखो दो वर्ड्स आते हैं बेटा हमारे पास, वन इज रेस्पिरेशन एंड द अदर वर्ड इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब तो सिर्फ क्या है बेटा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देना, सिर्फ क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है बेटा, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब रेस्पिरेशन को हम, ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स में, केमिकल टर्म्स में कैसे बात करते हैं, किसका ब्रेकडाउन होगा बेटा, फूड का। फूड हमारे लिए किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। सो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। किसकी हेल्प से ब्रेकडाउन करेंगे, ऑक्सीजन। क्या क्या रिलीज होगा बेटा, CO2, वाटर प्लस एनर्जी। हम सबने सीखा बेटा, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सो वी गेट 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, रिलीज आउट, रिलीज हो रही है एनर्जी। एनर्जी देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की बेटा, हीट रिलीज आउट होना, हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी रिलीज आउट हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन दिस केस, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन जरूर याद रखेंगे। In this case, glucose or the food is broken down using oxygen to release the energy. Energy release हुई तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। Okay, let us move towards the next question now. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for these reactions. अब हमें क्या पूछा गया कि क्यों है decomposition कॉम्बिनेशन का उल्टा है। भाई वर्ड से पता लग रहा है, हमने जनरल इक्वेशन कही थी बेटा, A+B गिव राइज टू C। दो चीजें, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हो और क्या बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसमें, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, ये क्या थी हमारे पास, डीकंपोजिशन। अब थ्योरेटिकली आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, whereas in case of decomposition reaction a single substance breaks into two or more product। यहां पर दो चीजें जुड़ रही हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर एक चीज टूट रही है और दो क्या बन रही है, प्रोडक्ट। तो दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। बहुत ही सिंपल से बेटा, C+O2, या फिर हम इसका और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2, नाम याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा जगह पे पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम दैट इज क्विक लाइम। जैसे ही आप क्विक लाइम में क्या पास करोगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, इट फॉर्म्स CaCO3, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। देखो दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, किसमें बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट, तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। यानी कि आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी ले सकते हो और इसको बैकवर्ड भी पढ़ सकते हो, बस फर्क क्या है, यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, इनको कंबाइन करना पड़ रहा है, और यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहां पर एक एडिट पॉइंट याद रखेंगे,
अगर हीट की वजह से कोई चीज टूट रही है तो उसको नाम देते हैं हम स्पेसिफिकली थर्मल डीकम्पोजिशन। ये बात समझ आ गई? सो दिस इज हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Write one equation for decomposition where energy is supplied in the form of heat, light or electricity। चलिए यहां पर हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन अभी बताया, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। किसी चीज को बेटा अगर तोड़ना है तो क्या दोगे उसे? एनर्जी। यस, एनर्जी कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ थ्री थिंग्स। Either you can supply the heat energy in the form of heat, you can supply the energy in the form of light, or you can supply the energy in the form of electricity। और तीनों ही केसेस में बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम चेंज। हीट से हुआ तो थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट की फॉर्म में हुआ तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ये बात समझ आ गई? थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। एग्जांपल अभी किया CaCO3, जैसे ही आप इसको हीट दोगे CaO प्लस CO2 ब्रेकडाउन हो गया किस एनर्जी के फॉर्म में? हीट। फोटोलिटिक, दिस क्वेश्चन बेटा जैसे स्टार मार्क कर लो चाहे कुछ कर लो, asked again and again in CBSE एग्जाम्स अलग अलग तरीकों से। और रिएक्शन भी कौन सी पूछी जाती है बेटा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ही आप इसको बेटा लाइट, लाइट भी कौन सी? यूवी लाइट, और यूवी लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास H न्यू। क्या तरीका होता है? H न्यू। इस रिएक्शन एरो के ऊपर बेटा जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। इसके बिना वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। एंड इट गिव राइज टू Ag प्लस Br2। क्या नहीं भूलना हमें? बैलेंसिंग नहीं भूलनी। सो 2AgBr। अब क्यों मैं कह रहा हूं बेटा इतनी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो कंपाउंड आपके पास AgBr, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पुराने टाइम में फोटोग्राफी होती थी ना बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज क्लिक होती थी, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता था? AgBr। एंड लास्ट वी हैव इज द इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का बेटा एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, जैसे ही आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अगेन सेम चीज, 2H2O give rise to 2H2। कंप्लीट है वो रिएक्शन? नो, क्योंकि हमने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी। हमें कंडीशन क्या स्पेसिफाई करनी है? इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाकर वाटर ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हीट कैन बी सप्लाइड इन, एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और द एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमसे कहा गया था कि हमें एक एक इक्वेशन लिखनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, बहुत इक्वेशंस है हमारे पास। पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास ऐसे 10 इक्वेशन है बेटा जहां पे हम इनको एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया है सो वी विल स्पेसिफाई वन इक्वेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? अरे भाई नाम भी दे दिया, किस किस केस में? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशंस के थ्रू करते हैं। A प्लस बी सी, एक सिंगल एलिमेंट रहेगा और दूसरा हमारे पास कंपाउंड, गिव राइज टू AC प्लस बी। AC प्लस बी। एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस ने क्या कर दिया? लेसर रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर दिया। तो डेफिनेशन तो करते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शन in which a highly reactive substance replaces the
lesser reactive substance according to the reactivity series. क्या बात समझा गई? एक हाईली रिएक्टिव जाकर लेसर रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. बट देन व्हाट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट सर? उसमें कौन रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव होगा? द आंसर इज नो. यहां पर हमें रिएक्टिविटी को नहीं देखना डबल डिस्प्लेसमेंट में. इस केस में हमें सिर्फ क्या देखना है? AB प्लस CD गिव राइज टू AD प्लस BC. दो आयंस अपनी जगह क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज कर लेंगे. क्या लिखोगे? द टाइप ऑफ रिएक्शन in which ions exchange their position. एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयंस अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सचेंज कर रहे हैं. ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा. Zn plus HCl. Zn plus HCl. Now zinc is highly reactive than hydrogen. Zinc हाइड्रोजन से बहुत रिएक्टिव है. वो जाके उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस. So the form will be ZnCl2 plus H2. जिंक ने जाके हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से. जबकि यहां पर क्या होगा? दो आयंस अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल NaCl प्लस BaSO4 सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट. यहां पर ये जो आयंस है बेटा, देखो इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसको ब्रेक करो, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. अब ये जो कैटायंस है, आयंस है हमारे कंपाउंड के, ये अपनी जगह क्या करेंगे? एक्सचेंज. Na Ba की जगह पर और Ba Na की जगह पर. प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? BaCl2 प्लस Na2SO4. BaCl2 प्लस Na2SO4. क्या बात समझ आ गई? So this is the difference between a displacement reaction and a double displacement reaction. Next question. In the refining of silver. Okay. कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर. सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पूरे चैप्टर में. अरे जरूरत भी नहीं है इसकी. द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर को निकालना है किससे? सिल्वर नाइट्रेट से. सबसे पहली चीज बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दो, AgNO3. इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट. अरे आ गया हमारा. ये कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर जो हमें देखने हैं. अब पहली लाइन के अंदर हमारे पास कुछ नहीं था पढ़ने को. यहां से स्टार्ट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल. अरे इसको किससे रिएक्ट करवाया उसने? कॉपर से. राइट डाउन द रिएक्शन वर्ड. देखो ये जो है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम एक ओर ऑफ सिल्वर. क्या कहोगे इसे? ओर ऑफ सिल्वर. इसमें से सिल्वर निकालना है. यानी कि ये जो हमारे पास Ag है इसको अलग करना है. अलग कैसे कर पाओगे? जब इससे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करोगे. और इससे रिएक्टिव मेटल कौन? कॉपर. कॉपर क्या करेगा? यहां से इसको डिस्प्लेस. और कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास? कॉपर नाइट्रेट. क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट. और साथ ही साथ कौन अलग हो जाएगा? सिल्वर. तो यानी कि हमने सिल्वर, दिस इज द फॉर्मूला सिंबल फॉर सिल्वर, सिल्वर को उसके ओर में से अलग कर दिया यूजिंग अ हाईली रिएक्टिव मेटल व्हिच इज द कॉपर. तो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पहली लाइन में पढ़ोगे तो रिफाइनिंग करना है सर, ये करना वो करना है, कोई मतलब नहीं है. करना क्या है? बस डिस्प्लेसमेंट, वो भी किसके साथ? कॉपर मेटल के साथ. तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार होते बहुत सिंपल है, बट उसकी लैंग्वेज इस तरीके से दी जाती है कि हमें लगता है कि क्या ही पूछ ले हमसे. तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, सिंपल से तरीके से सॉल्व करते चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन बेटा पहले इस वर्ड के बारे में समझते हैं. द वर्ड हियर इज प्रेसिपिटेट. क्या वर्ड है हमारे पास? प्रेसिपिटेट. आपने बहुत बार देखा होगा ना, कभी कुछ सी, मान लो अगर हमारे पास ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब A, दिस इज द टेस्ट ट्यूब B. दोनों को मिक्स करा, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें ऊपर तो लिक्विड सब्सटेंस है, बट जब हम इसके लास्ट में देखेंगे तो वी विल गेट सम सॉलिड सब्सटेंस. क्या मिल गया हमें? एक सॉलिड सब्सटेंस. ये नीचे क्यों बैठा? बिकॉज इट इज
इनसोल्यूबल। कैसा है ये? इनसोल्यूबल। तो कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो एक रिएक्शन के टाइम पर हमें मिलता है उसको नाम हम देते हैं प्रेसिपिटेट। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज पीपीटी। क्या लिखते हैं इसको? पीपीटी। तो किसी रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट बनेगा सो जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक एडवांटेज यहां पर देता हूं पॉइंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि प्रेसिपिटेशन तभी होगी जब वहां रिएक्शन कैसी हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a insoluble substance is formed which is known as a precipitate and it is a type of double displacement reaction। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो ए सॉल्यूशन था वो था बेटा सोडियम सल्फेट का Na2SO4। ये जो बी सॉल्यूशन था मेरे पास दैट वाज BaCl2। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स करवाया बेटा, एक ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा और साथ ही साथ एक सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना? NaCl। और जो प्रेसिपिटेट बना बेटा वो क्या बना? BaSO4। और इस BaSO4 का जो कलर रहता है बेटा वो रहता है हमारे पास व्हाइट एशियन कलर। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। देखो कैसे रिएक्शन है, आपने ब्रेक करा Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसको ब्रेक किया Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेरियम और सोडियम ने अपनी पोजीशंस क्या कर दी आपस में? डिस्प्लेस। दो आयंस ने अपनी जगह चेंज करी है बेटा। दो आयंस जगह चेंज करेंगे तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी मेरे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ सब टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक व्हाइट कलर का जब हमारे को सब्सटेंस मिला तो हमने उस रिएक्शन को बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी बच्चे को? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain in following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each of oxidation as well as reduction। अब हमें दोनों चीजों को एक्सप्लेन भी करना है बेटा। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है हमें ऑक्सीडेशन। So what is oxidation? The type of reaction in which addition of oxygen takes place। वैसे तो बेटा ऑक्सीजन की भी और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की भी एडिशन हो सकती है, बट स्पेसिफाई करा गया बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर आप सिर्फ क्या लिखोगे? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। And similarly, when you're going to explain reduction, so reduction is the type of reaction in which loss of oxygen takes place। Loss of oxygen takes place। अब हमें इन्हीं के एग्जांपल देने बेटा। चलिए एग्जांपल देते हैं इनके। आप बताएंगे बेटा कैसी रिएक्शन है? सिंपल सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, यहां कार्बन के साथ क्या कोई हमें ऑक्सीजन दिख रहा है? नो। जो दिख रहा है वो ऐड हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है। बट जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो यानी कि कार्बन का क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली आप ले सकते हो Cu प्लस O2। कॉपर में क्या ऐड कर दिया हमने? ऑक्सीजन। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करोगे तो इस तरीके से कॉपर के साथ कुछ नहीं है, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यानी कि कॉपर का क्या हो गया बेटा यहां पर? ऑक्सीडेशन। तो आपको ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उन दोनों के एग्जांपल। नाउ इसी के साथ हमें एग्जांपल देना है रिडक्शन का। ये तो हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन होगी सर। चलिए रिडक्शन देखते हैं। CuO प्लस H2। CuO प्लस H2 क्या प्रोडक्ट बनेगा? Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2O। तो देखो यहां पर बेटा कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। कॉपर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहां पर हुआ हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये जो ऊपर N लिखा जा रहा है बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ही क्या है? रिडक्शन।
क्या है हमारे पास, रिडक्शन। सिमिलरली आप ले सकते हैं सिल्वर का एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, Ag2O दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। क्या हमारे पास, सिल्वर ऑक्साइड। इसको जैसे ही आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे इट विल फॉर्म Ag प्लस H2O। तो यानी कि यहां सिल्वर के साथ क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन, यहां सिल्वर के साथ कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। So these are the examples of oxidation and reduction in terms of oxygen addition and the oxygen loss, oxygen addition and oxygen loss। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको क्लियर करते हैं हम पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black। किस कलर का हो गया है, ब्लैक कलर का हो गया है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। यहीं से याद रखेंगे, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक एलिमेंट था X, जैसे ही आपने उसको हीट करा, बेटा जब हीट करोगे एयर में तो कौन सी गैस में हीट होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो ये जो होता है क्या बनाता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड। क्या बनाएगा, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये X क्या है। यहां से बहुत ही सिंपल बेटा, दिस X इज कॉपर। क्या है X हमारे पास, कॉपर। इसका कलर क्या होता है हमारे पास, ब्राउन। इस कलर का ये ब्राउन। जैसे ही आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे, चलिए बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, टेक 3 सेकंड्स, 1 2 3, यस द प्रोडक्ट इज कॉपर ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का रहेगा, ब्लैक। सो ये आप बेटा उसमें भी यूज कर सकते हो जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, दैट इज चेंज इन कलर। इनिशियली कलर क्या था, ब्राउन, फाइनली कलर क्या हो गया, ब्लैक। सो दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन and the name of this substance is copper oxide। बेटा इसके अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं मेंशन किया था कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बट प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर से, वी हैव टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जरूर उसके साथ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। देखिए ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या लो इसका, जो आप चिप्स के पैकेट खाते हो बेटा, जो भी चिप्स के पैकेट आते हैं हमारे पास, पैकेज चिप्स आते हैं, उनके अंदर एक गैस फिल कर रखी होती है विच इज नाइट्रोजन। कौन सी गैस फिल कर रखी होती है, नाइट्रोजन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सीधा सीधा है बेटा, हमारे पास एक फिनोमिना होता है विच इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मींस स्पॉइलेज ऑफ फूड, spoilage of food by the action of air। जब भी हमारा खाने को, बेटा आप कभी भी किसी खाने को देखना जिसके अंदर ऑयल है या फैट, आप उसको ओपन में रख देते हो, कुछ टाइम के बाद उसमें से बहुत ही पंजेंट स्मेल, यानी कि बहुत ही बेकार स्मेल आनी शुरू हो जाती है। क्या रीजन होता है कि वो फूड किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में। अब एयर इतनी बुरी तो नहीं है बेटा, एयर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑयल और फूड के ऊपर अटैक करते हैं और ऑयल और फूड को कर देते हैं डीकंपोज। क्या करेंगे, डीकंपोज, जिससे कई बार क्या रिलीज होता है, एसिड। क्या रिलीज होता है, एसिड। इसीलिए जो हमारा फूड है जिसके अंदर ऑयल और फैट है, उसके अंदर हम क्या गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि ये जो माइक्रोब्स हैं वो फूड के कांटेक्ट में ना आ सके। और अगर वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इससे हमारा फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स, जो कि इन फूड को डीकंपोज करते हैं, एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्रिएट होती है बहुत ही पंजेंट स्मेल।
तो ये सारे फिनोमेना यानी कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ऑयल और फैट को किससे भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स? हमारे घरों में हम हर बार देखते हैं आयरन गेट्स है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पेंट। नहीं तो वहां क्या होगा बेटा, जिस तरीके से फूड का रेंसिडिटी होता है उसी तरीके से किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कोरोजन हो जाता है। कोरोजन क्या है? इट इज द ग्रेजुअल eating up of the metal by the action of air, water and sometimes acid. तो जब भी हम किसी मेटल को बेटा ओपन में रखते हैं तो या तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर के कांटेक्ट में या फिर कुछ बार एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हो जाता है कोरोजन। और ये सिर्फ कब होगा बेटा? मान लो ये मेरा एक मेटेलिक आइटम है, एयर के कांटेक्ट में आया और ये सरफेस क्या करेगी? कोरोड हो जाएगी। अगर मुझे इसको प्रिवेंट करना है बेटा तो हम क्या कर सकते हैं? इस मेटल के ऊपर एक लेयर किसी भी चीज की, इन दिस केस वी आर अप्लाइंग द लेयर ऑफ पेंट। जैसे ही आपने मेटल के ऊपर क्या लगा दिया या आयरन के ऊपर क्या लगा दिया? पेंट। अब जो एयर और वाटर जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ सकते, अब वो किसके कांटेक्ट में आएंगे? पेंट के कांटेक्ट में आएंगे। एंड व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स कोरोजन। और अगर और स्पेसिफिक होने बेटा, इन टर्म्स ऑफ आयरन कोरोजन इज नोन एज रस्टिंग। ओनली इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज आल्सो नोन एज रस्टिंग। तो हमने इस केस में क्या करा? मेटल यानी कि आयरन के ऊपर पेंट लगाया ताकि वो क्या प्रिवेंट कर सके? हमारा कोरोजन प्रिवेंट कर सके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। अभी हमने करा बेटा व्हाट इज कोरोजन? ग्रेजुअल हीटिंग अप ऑफ द मेटल। एंड व्हाट इज रेंसिडिटी? द स्पॉइलेज ऑफ द फूड विद द एक्शन ऑफ एयर। रेंसिडिटी में हमने कहा कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं दे गेट स्पॉइल्ड। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर हम किसी भी बॉइल्ड पोटैटो को अगर हम कुछ टाइम के लिए बाहर रख देंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी पंजेंट स्मेल। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट्स होता है और फैट होंगे तो उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। और अगर हम कोरोजन के एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा आयरन, when it comes in contact of oxygen and moisture, these X molecules means अब जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बेटा आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही आएगा व्हाट इट फॉर्म? Fe2O3 dot XH2O and this is the formula of rust। इसका फॉर्मूला ये रस्ट का। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? कोरोजन का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेंसिडिटी। So these were your NCERT questions of chapter 1. I hope कि आपको ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आपको इससे हेल्प मिलेगी। एंड फॉर फर्दर थिंग्स नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस की वेट कीजिए। थैंक यू।